आप कभी ना कभी पिकनिक पर जरूर गए होंगे, जहां आपने डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज को जरूर देखा होगा, या शायद आपने फॉरेस्ट एरिया को भी विजिट किया हो, या फिर जहां भी आप रहते हो वहां भी आपने मैंगो, गुआवा, बनाना जैसे कुछ ट्रीज को तो जरूर देखा होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप नेचुरल और प्लांटेड वेजिटेशन में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि यही सेम वेराइटी के प्लांट्स एंड ट्रीज आपको नेचुरल कंडीशन में ग्रो होते हुए फॉरेस्ट एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, और यही सेम प्लांट्स एंड ट्रीज को शायद आपने अपने आसपास के गार्डन या पार्क में भी जरूर देखा होगा। तो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है और इंडिया में किस किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है, देन जानेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जो पाए जाते हैं इंडिया में। इसके बाद जानेंगे फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में। देन जानेंगे इंडिया में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ और उनके कंजर्वेशन के बारे में भी। एट लास्ट हम बात करेंगे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time, so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. Means natural vegetation plants की ऐसी community को कहा जाता है जो एक जगह पर बहुत लंबे समय से बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के खुद ब खुद ग्रो हो जाती है। प्लांट्स की ये स्पीसीज खुद को उस जगह के क्लाइमेट और सॉइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट एरियाज जहां ह्यूमंस का इंटरफेरेंस ना के बराबर है, बट फिर भी हमें वहां लार्ज वेराइटीज में प्लांट्स और ट्रीज की डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती हैं। या आपके आसपास पार्क या गार्डन में भी आपने ऐसे कई प्लांट्स को जरूर देखा होगा जिन्हें आपने ग्रो नहीं किया है, फिर भी वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। मेनली इस तरह की वेजिटेशन को कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स इंडिया में हमें बहुत ज्यादा वेराइटी में नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालयाज जिनकी हाइट काफी ज्यादा है और टेम्परेचर काफी कम रहता है। यहाँ हमें देखने को मिलती है टेम्परेट वेजिटेशन। वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इसका रीजन है कि इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। मेनली जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल काफी ज्यादा होता है वहाँ हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। डेल्टा रीजन मेनली वो रीजन जहाँ रिवर अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को अपने किनारों पर डिपॉजिट कर जहाँ मिलती है सी या ओशन में। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव ऐसे ट्रीज होते हैं जो खारे पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। देन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान जहाँ देखने को मिलते हैं कैक्टस, बुशेस और थोर्नी प्लांट्स। यहाँ का क्लाइमेट ड्राई होने की वजह से यहाँ कुछ इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। अब हम ऑलरेडी इस बुक में क्लाइमेट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि हमें इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। अब कहाँ पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है ये पूरी तरह डिपेंड करता है उस जगह के क्लाइमेट पर, क्योंकि अगर किसी जगह का क्लाइमेट काफी ज्यादा ड्राई है तो वहाँ पाए जाने वाली सॉइल भी ड्राई होगी, और अगर किसी जगह पर टेम्परेचर और रेनफॉल काफी ज्यादा है तो वहाँ के सॉइल में मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। अब किसी जगह पर पाए जाने वाली सॉइल पर डिपेंड करती है वहाँ पाए जाने वाली वेजिटेशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह की वेजिटेशन डिपेंड करती है उस जगह के क्लाइमेट और उस जगह पाए जाने वाली सॉइल पर। अब क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट और सॉइल में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, इसीलिए इंडिया में अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, जिन्हें ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग ग्रुप्स में। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, एट लास्ट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो अब डिटेल से जानते हैं इन सभी फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मेनली उस रीजन को कहा जाता है जो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, क्योंकि ये रीजन रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ सन
इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेनफॉल भी काफी ज्यादा होता है। मेनली यहाँ हमें देखने को मिलता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और इस रीजन में पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और इंडिया में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हीं का वेरिएंट है। अब इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। मेनली ये ट्रीज कभी भी एक डेफिनेट टाइम पर अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। अब इंडिया का सदर्न पार्ट लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन में। इसके अलावा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन रिसीव करता है हाईएस्ट रेनफॉल, इसीलिए इस रीजन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। These forests are found in the western slope of Western Ghats, hills of the northeastern region and the Andaman and Nicobar Island. Means, जैसे कि हम क्लाइमेट चैप्टर में जान चुके हैं कि वेस्टर्न घाट्स का वेस्ट साइड रिसीव करता है लार्ज अमाउंट में रेनफॉल, इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड पर, जैसे कि केरला, नीलगिरी के कुछ हिस्से एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार में जो लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन में और चारों तरफ से घिरा हुआ है सी से। यहाँ हमें देखने को मिलता है वार्म टेम्परेचर और यहाँ होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिस वजह से यहाँ भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके अलावा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी हाईएस्ट अमाउंट में रेनफॉल को रिसीव करता है। यहाँ भी ऐसे कई रीजन है जहाँ इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय एटसेट्रा। मेनली बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से इस रीजन में हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। They are found in the warm and humid areas with an annual precipitation of over 200 centimeter and mean annual temperature above 22 degrees Celsius. मीन्स जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये पाए जाते हैं वार्म और ह्यूमिड एरियाज में जहां रेनफॉल होता है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, एज वेल एज इन जगहों का एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं। इसका मतलब है ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंस होते हैं और इनकी लेयर्स होती हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड कवर होते हैं श्रब्स एंड क्रीपर्स से। इसके बाद आते हैं थोड़े लंबे ट्रीज और सबसे ऊपर आते हैं सबसे लंबे ट्रीज जिनकी हाइट होती है करीब 60 मीटर या उससे भी ज्यादा। ये फॉरेस्ट प्लांट और ट्रीज से इतने ज्यादा कवर होते हैं कि ऊपर से देखने पर केवल ट्रीज ही ट्रीज नजर आते हैं, लैंड नहीं। एज वेल एज सन की रेज भी इन फॉरेस्ट के ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए डे टाइम पर कई जगहों पर यहाँ अंधेरा रहता है। ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो किसी डेफिनेट टाइम पर अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं। यहाँ पाए जाने वाली ट्रीज की कुछ स्पीसीज हैं रोजवुड, महागोनी, एनी और इबोनी। मेनली इन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी यहाँ हमें लार्ज वैरायटी में फ्लोरा और फौना देखने को मिलते हैं। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एलिफेंट्स, जैसे कि केरला में या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी। इनके अलावा मंकीज, डियर एटसेट्रा। अब यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया में पाए जाने वाले ये एवरग्रीन फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंस होते हैं, बट ये उतने डेंस नहीं होते हैं जितने कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं। अब अगर बात करें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो इन्हें ट्रांजिशनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट भी इन्हीं रीजन में पाए जाते हैं, बट ऐसे रीजन जहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। मेनली ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नियर। यहाँ भी रेनफॉल अच्छा खासा होता है। ये फॉरेस्ट लोकेटेड होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मार्जिन्स पर। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के सिमिलर होते हैं, बट ये उनके जितने डेंस नहीं होते हैं, एज वेल एज ये उतने ज्यादा डाइवर्स भी नहीं होते हैं। मेनली यहाँ पाए जाने वाले फॉरेस्ट मिक्सचर होते हैं एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज के। मीन्स यहाँ ये दोनों तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। क्लाइंबर्स इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन जैसा लुक देते हैं, जिससे फॉरेस्ट हरे भरे नजर आते हैं। ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के उस पार्ट में जहाँ रेनफॉल थोड़ा कम होता है और तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर। यहाँ पाए जाने वाली ट्रीज की मेन स्पीसीज हैं व्हाइट सिडार, होलो, केल एटसेट्रा। The British were aware of the economic value of the forest in India. Hence, large-scale exploitation of these forests was started. ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम सभी जानते हैं। ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट की वैल्यू को काफी पहले ही समझ लिया था। उन्होंने लार्ज स्केल में जंगलों को काटना शुरू किया ताकि रेलवे ट्रैक्स के लिए वुड को यूज किया जा सके।
मेनली इस काम के लिए कट किए गए पाइन के ट्रीज उन्होंने फॉरेस्ट एरिया के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना शुरू कर दिया था, जिससे वो केवल उन ट्रीज को ही ग्रो कर सके जिनका वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के ओक ट्रीज को रिप्लेस किया गया पाइन ट्रीज से, क्योंकि इस पाइन ट्री की लकड़ी को यूज किया जाता था रेलवे लाइंस को बनाने के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट को टी, रबर और कॉफी प्लांटेशन के लिए भी क्लियर किया गया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए भी टिम्बर का यूज किया गया। इसी वजह से फॉरेस्ट का प्रोटेक्शनल यूज कम हो गया और कमर्शियल यूज काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। These are the most widespread forest in India. They are also called monsoon forest. अगर कोई फॉरेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं तो वो है डेसिडियस फॉरेस्ट। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। डेसिडियस मेनली उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जो स्पेसिफिक टाइम पर अपने पत्तों को गिराते हैं। मीन्स ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। ये पाए जाते हैं उन रीजन्स में जहाँ रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर इन फॉरेस्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, these forests are more pronounced in the region which record rainfall between 100 to 200 सेंटीमीटर। मीन्स ये फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं उन रीजन में जहाँ रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी ठीक ठाक रेनफॉल। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉरेस्ट एवरग्रीन जितने हरे भरे नहीं होते हैं, बट यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहती है, इसीलिए इन्हें मॉइस्ट कहा जाता है। ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ हिमालयाज के फॉथिल्स पर और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स के साथ साथ उड़ीसा में भी। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ मेन स्पीसीज हैं टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल एंड सैंडलवुड एटसेट्रा। इन फॉरेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कवर करते हैं हमारी कंट्री का वास्ट एरिया। ये पाए जाते हैं उस रीजन में जहां रेनफॉल होता है 70 to 100 सेंटीमीटर, यानी जहां वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। मेनली नाम से ही पता चलता है कि इन्हें ड्राई क्यों कहा जाता है। On the wetter margins, it has a transition to the moist deciduous, while on the drier margins to the thorn forest. मीन्स मान लीजिए कहीं पर लाया करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ रेनफॉल एक्सेसिव अमाउंट में होता है, बट उन्हीं फॉरेस्ट में आगे ऐसा रीजन भी आता है जहाँ रेनफॉल कम होने लगता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के मार्जिन्स पर पाए जाते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के मार्जिन पर पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। देन आगे इसी रीजन में जब रेनफॉल और ज्यादा कम हो जाता है तो पाए जाते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि मॉइस्ट डेसिडियस के मार्जिन्स पर लाया करते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये मार्जिन थोड़ा वेटर होता है क्योंकि यहाँ ठीक ठाक अमाउंट में रेनफॉल होता है, बट जब आप डेसिडियस फॉरेस्ट के मार्जिन यानी ड्राई साइड पर जाते हैं तो वहाँ पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ आते आते वाटर की अवेलेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। मेनली ये ट्रांजिशन जोन है। जब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट से वेट रीजन की तरफ जाते हैं तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जबकि ड्राई रीजन की तरफ देखने को मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ द पेनिनसुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। मींस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं पेनिनसुला के उस पार्ट में जहां रेनफॉल हो रहा है। इसके अलावा ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में। नाउ इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू and the northern India plain, these forests have parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspersed with patches of green grass are common. Means Peninsula Plateau और Northern Plains जहाँ थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है वहाँ ओपन स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं, यानी ग्रासलैंड और ट्रीज, बट ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं होते हैं। अब डेसिडियस फॉरेस्ट का मेन फीचर ये है कि ड्राई सीजन आते ही ये ट्रीज अपने लीव्स को पूरी तरह शेड कर देते हैं, जिससे इन फॉरेस्ट में वास्ट ग्रासलैंड तो दिखाई देते हैं पर ट्रीज बिल्कुल नेकेड होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती हैं। यहाँ के कुछ कॉमन ट्रीज हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, एसलवुड एटसेट्रा। अब इस तरह का ड्राई वेजिटेशन हमें वेस्टर्न
और साउदर्न राजस्थान में भी देखने को मिलता है और इसका रीजन है स्कैंटी रेनफॉल और ओवर ग्रेजिंग। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में हमने दो तरह के फॉरेस्ट को देखा, द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर, जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें शामिल होती है कांटेदार वेजिटेशन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ऑकर्स इन द एरियाज व्हिच रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। मींस ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं उस रीजन में जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। मेनली हम बात कर रहे हैं स्कैंटी रेनफॉल की। दीज कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स। मेनली इस तरह के फॉरेस्ट में शामिल होते हैं ग्रासेस और श्रब्स। इट इंक्लूड्स सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है सेमी एरिड एरियाज में, जैसे कि पंजाब का साउथ वेस्ट रीजन, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मेनली अगर मैप में देखें तो ये रीजन और इस वाले रीजन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये सभी वो रीजन है जो 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल को रिसीव करते हैं। इन फॉरेस्ट में लगभग पूरे साल भर प्लांट्स में लीव्स नहीं रहती हैं। ये लीव्स होती भी हैं तो बहुत ज्यादा छोटी, और इसका रीजन है स्कैंटी रेनफॉल। यहाँ पाए जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं बबूल, बेर एंड वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजरी, पलास एटसेट्रा। इनके अलावा यहाँ पाई जाती है टसकी ग्रास जो 2 मीटर तक ग्रो हो जाती है। मेनली ये ग्रास लिमिटेड रेनफॉल में भी सरवाइव कर सकती है। तो अभी तक हमने जाना ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। अगर आपने नोट किया हो तो ये सभी फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ वरी करता है प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन की वजह से ही वरी करती है यहाँ पाए जाने वाली वेजिटेशन। इन शॉर्ट, अभी तक हमने बात की ट्रॉपिकल वेजिटेशन के बारे में, यानी ऐसी वेजिटेशन जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है प्रेसिपिटेशन से। बट अब हम जानेंगे ऐसी वेजिटेशन के बारे में जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है टेम्परेचर से। तो इंडिया में पाए जाने वाले फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऐसे फॉरेस्ट या वेजिटेशन जो लाया करती है माउंटेनियस रीजन में। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स माउंटेनियस एरिया में हमें एक स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब माउंटेन्स पर टेम्परेचर कम होने से यहाँ पाए जाने वाली नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट को मेनली क्लासिफाई किया जा सकता है 2 टाइप्स में, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो लाया करते हैं हिमालयन रेंजेस में, और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो लाया करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के कुछ पीक्स पर। पहले बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे द हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा विच चेंज इन विद द ऑल्टीट्यूड। मींस जैसे कि हमने पहले भी कहा कि माउंटेन्स पर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पाए जाने वाली वेजिटेशन में भी चेंजेस आते हैं। इसीलिए यहाँ ट्रॉपिकल से टुंड्रा वेजिटेशन तक पाई जाती है। टुंड्रा बेसिकली मॉसेस और लीचेंस को कहा जाता है, जो लाया करती है बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर। बट यहाँ वेजिटेशन में किस तरह चेंजेस होते हैं? So deciduous forests are found in the foothills of the Himalayas. It is succeeded by the wet temperate types of forest between an altitude of 1000 to 2000 meter. Means हिमालयाज के फॉथिल्स पर पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल होता है। इसका मतलब है जहाँ रेनफॉल लगभग 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यहाँ का टेम्परेचर रिलेटिवली वार्म रहता है, जो डेसिडियस ट्रीज की ग्रोथ के लिए काफी सुटेबल रहता है। बट जैसे ही हम 1000 to 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहाँ हमें मिलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। मेनली ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें हमेशा मॉइस्चर रहता है, और ये पाए जाते हैं उस रीजन में जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंड। इंडिया में ये मेनली लाया करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी इलाकों में, वेस्ट बंगाल के हिली एरियाज और उत्तराखंड में। इनमें शामिल होते हैं एवरग्रीन ट्रीज, जिनकी लीव्स काफी ब्रॉड होती हैं,
जैसे कि ओक और चेस्टनट ट्रीज यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। बिटवीन 1500 to 1750 मीटर pine forests are also developed in this zone with cheer pine as very commercial tree. मीन्स इसी जोन में 1500 से 1750 मीटर पर डेवलप होते हैं पाइन ट्रीज, जिनमें चीर पाइन एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल ट्री है। अगर आपने कभी उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को विजिट किया हो तो वहां आपने इन ट्रीज को जरूर देखा होगा। इनके अलावा ट्रीज की एक और हाईली वैल्यूएबल एंडेमिक स्पीसीज है जो ग्रो होती है वेस्टर्न हिमालयाज में, वो है देवदार। एंडेमिक फ्लोरा और फौना की उन स्पीसीज को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं। देवदार के ट्रीज काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, जिन्हें यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। आपने कश्मीर के डल लेक के बारे में जरूर सुना या शायद देखा भी हो, जो फेमस है हाउस बोट्स के लिए। इन हाउस बोट्स को इन्हीं देवदार ट्रीज से बनाया जाता है, क्योंकि ये ऐसी लकड़ी होती है जो काफी सालों तक पानी में आसानी से गलती नहीं है। देवदार के साथ साथ इस जोन में चिनार और वॉलनट के ट्रीज भी ग्रो होते हैं, जो कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट में काम आते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और ऊपर। ब्लू पाइन एंड स्प्रूस अपीयर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2225 to 3048 meter at many places in this zone. Temperate grasslands are also found. Means 2225 से 3048 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं ब्लू पाइन और स्प्रूस के ट्रीज। यहाँ कई जगह पर टेम्परेट ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं। अब अगर और ऊपर जाए तो सिल्वर फिर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, birch and rhododendrons etc. occur between 3000 to 4000 मीटर, मीन्स 3000 से 4000 की ऊंचाई पर पाई जाती है ये वेजिटेशन। अब इस रीजन में ग्रो होने वाले पास्चर्स को यूज करते हैं ट्रांस ह्यूमंस, मीन्स ऐसे ट्राइबल लोग जो सीजन्स के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, जैसे कि गुज्जर्स, बकरवास, भूतियास, गड्डीज एक्सेट्रा। अब हिमालयस के साउदर्न स्लोप पर वेजिटेशन ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, जबकि नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स ड्राई रहते हैं। अब इन माउंटेन्स के हायर एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं मॉसेस और लीचेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मेनली इस तरह की वेजिटेशन को कहा जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये थी वो वेजिटेशन जो पाई जाती है नॉर्दर्न माउंटेन्स पर, स्पेसिफिकली हिमालयास पर। अब आते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पर। The southern mountain forests include the forest found in the three distinct areas of peninsular India: the Western Ghats, the Vindhyas, and the Nilgiri. Means यहाँ साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पेनिनसुलर इंडिया के कुछ खास पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, द विंध्यास और नीलगिरी हिल्स पर। अब हम जानते हैं कि ये रीजन ट्रॉपिक्स के काफी ज्यादा क्लोज है और ये माउंटेन रेंजेस सी लेवल से लगभग 1500 मीटर की हाइट पर लोकेटेड हैं। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए इन वेस्टर्न घाट्स के ऊपर वाले रीजन में टेम्परेचर कम रहता है, जो सुटेबल होता है टेम्परेट वेजिटेशन के लिए। बट लोअर स्लोप्स में क्लाइमेट वार्म रहता है। अब टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से लोअर स्लोप्स पर ग्रो करते हैं सब ट्रॉपिकल ट्रीज, स्पेशली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। The temperate forests are also called sholas in the Nilgiris, Annamalai and Palani hills. Means नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स में जो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें शोलास कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले और भी कई ट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, जैसे कि मग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वेटल एटसेट्रा। इसी तरह के फॉरेस्ट सतपुरा और माइकल रेंजेस में भी पाए जाते हैं। तो ये थे माउंटेन फॉरेस्ट, जिन्हें हमने क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर, जो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल से यहाँ मतलब है वो जगह जो पानी के बिल्कुल किनारे पर होती है, मेनली जहाँ लैंड और वाटर मिलते हैं। एग्जाम्पल गोवा का बीच एक लिटोरल जोन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली लिटोरल एरियाज में ग्रो होते हैं, और स्वैम्प फॉरेस्ट का मतलब है ऐसे फॉरेस्ट जो ग्रो होते हैं दलदल वाले इलाके में। नाउ इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइजेस एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन। मींस इंडिया में वेटलैंड काफी ज्यादा वैरायटी में मिलती है
और इन वेटलैंड का करीब 70% पार्ट को यूज किया जाता है पैडी यानी धान की खेती के लिए। वेटलैंड मेनली वो एरियाज होते हैं जो साल भर या साल के कुछ हिस्सों में पानी से भरे रहते हैं और यहाँ पानी का लेवल इतना होता है कि वहाँ की सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स खुद को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। मेनली वेटलैंड बायोडायवर्सिटी में काफी रिच होते हैं। इन वेटलैंड्स में मार्शेस, स्वैम्प्स, मैंग्रोव्स, लेक्स के किनारे, रिवर्स के फ्लड प्लेन्स सब आते हैं। हमारे कंट्री का टोटल वेटलैंड एरिया 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। अब आपकी बुक में दो इम्पोर्टेंट साइट्स को भी मेंशन किया गया है, चिल्का लेक जो लोकेटेड है उड़ीसा में और क्योलेदियो नेशनल पार्क जिसे पहले जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से, ये लोकेटेड है राजस्थान में। इन साइट्स पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। इन दोनों साइट्स को रामसर कन्वेंशन के अंडर इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि ये दोनों साइट्स हैबिटेट हैं वाटरफॉल्स के यानी पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए, जैसे कि डक। रामसर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड को कंजर्व और वाइसली यूज करने के लिए बनाई गई थी। वैसे तो इंडिया में बहुत सी वेटलैंड साइट्स हैं, बट इंडिया की 37 वेटलैंड साइट्स को ही रामसर कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। मेनली इंडिया के वेटलैंड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द रिजर्वर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ together with the lagoons and other wetlands of the southern west coast. Second, the vast saline expanses of Rajasthan, Gujarat and the Gulf of Kutch. Third is freshwater lake reservoir from Gujarat eastwards through Rajasthan and Madhya Pradesh. Fourth, the delta wetlands and lagoons of India east coast. Fifth, the freshwater marshes of the Gangetic plain. Sixth, the floodplain of the Brahmaputra, the marshes and swamp in the hills of northeast India and Himalayan foothills. Seventh, the lakes and rivers of the mountain region of Kashmir and Ladakh. Eighth, the mangrove forest and other wetlands of the island arcs of the Andaman and Nicobar. अब इनको जानने के बाद अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं समुद्र के किनारे वाले सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, mud flats और estuaries में। They consist of a number of salt tolerant species of plant. मीन्स ये प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती हैं जो सॉल्टी वाटर में भी सरवाइव कर सकती हैं और हम सब जानते हैं कि ओशन और सी का वाटर सॉल्टी होता है। इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे पानी के रास्ते होते हैं जो एक नेटवर्क की तरह फैले होते हैं। कुछ में पानी स्टैग्नेट होता है और कुछ में सी में आने वाले टाइड्स के जरिए पानी आ जाता है। बेसिकली ये हाई टाइड्स के टाइम पर कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये फॉरेस्ट बर्ड्स के लिए सेफ होम का काम भी करते हैं क्योंकि यहाँ बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है। इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट का टोटल एरिया 6,740 स्क्वायर किलोमीटर है जो वर्ल्ड के मैंग्रोव फॉरेस्ट का लगभग 7% है। ये सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में मिलते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं महानदी, गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टास में भी। बट इनका एरिया भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका रीजन है ह्यूमंस के द्वारा किए जाने वाला इंक्रोचमेंट। इसीलिए अब इनका कंजर्वेशन भी बेहद जरूरी है। तो ये था हमारा लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो अभी तक हमने जाना टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जिसमें शामिल थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, mountain forest, and littoral and swamp forest. Forest conservation. Forests have an intricate interrelationship with the life and environment. These provide numerous direct and indirect advantage to our economy and society. Means हम जानते हैं कि फॉरेस्ट का लाइफ और एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन है क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से बेनिफिट देते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को सपोर्ट करना, सोसाइटी को रिसोर्सेज देना एटसेट्रा। इसीलिए ह्यूमंस के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है फॉरेस्ट्स को कंजर्व करना। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी को प्रपोज किया था जिसे अडॉप्ट किया गया था 1952 में और इसे मॉडिफाई किया गया था 1988 में। 1988 की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन फोकस था सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट,
यानी फॉरेस्ट को कंजर्व यानी उन्हें बचाना और उन्हें एक्सपेंड मीन्स उनके रिजर्व को भी बढ़ाना और साथ ही लोकल लोगों की नीड्स को भी पूरा करना। मेनली फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन एम है 33% ज्योग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और जहां इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है वहां फॉरेस्ट को रीस्टोर करना, नेचुरल हेरिटेज को बचाना जैसे कि बायोडायवर्सिटी और जेनेटिक पूल्स को। यहाँ जेनेटिक पूल्स का मतलब है सभी प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स का टोटल कलेक्शन। सॉइल इरोजन को रोकना, डेजर्ट लैंड को बढ़ने से रोकना, फ्लड्स और ड्रॉट्स को कम करना, सोशल फॉरेस्ट्री और अफॉरेस्टेशन के जरिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना ताकि रूरल लोगों को टिम्बर, फ्यूल, फोडर और फूड मिल सके और वुड की जगह उसका सब्स्टिट्यूट को इनकरेज करना, यानी लकड़ी की जगह किन और चीजों को यूज किया जा सकता है, लोगों के मूवमेंट को क्रिएट करना, स्पेशली वुमेन्स को इन्वॉल्व करना ताकि लोग प्लांटेशन के जरिए पेड़ों को काटने से रोके और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पर प्रेशर को कम कर सके। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने भी बहुत से स्टेप्स को इनिशिएट किया है जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। पहले जानते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स with the purpose of helping in the environmental, social and rural development। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और उनका प्रोटेक्शन करना, साथ ही बैरन लैंड यानी ऐसी लैंड जो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है उसे फर्टाइल बनाकर उस पर ट्रीज को प्लांट करना ताकि एनवायरनमेंट इंप्रूव हो, सोसाइटी को फायदा हो और रूरल डेवलपमेंट भी हो सके। 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सोशल फॉरेस्ट्री को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज अर्बन फॉरेस्ट्री, सेकंड रूरल फॉरेस्ट्री, थर्ड इज फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री इट pertains to the raising and management of trees on public and privately owned land in and around urban centers such as green belts, parks, roadside avenues, industrial and commercial green belts, etc. मीन्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है अर्बन सेंटर्स पर, पब्लिक और प्राइवेटली ओन्ड लैंड पर ट्रीज की ग्रोथ को मैनेज करना, जैसे कि ग्रीन बेल्ट्स यानी सिटीज के नजदीक ऐसे रीजन जहां लाया करते हैं फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एटसेट्रा, उनको मैनेज करना। इसके साथ साथ पार्क्स, सड़कों के किनारे या इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज के आसपास भी ग्रीन बेल्ट्स को मैनेज करना। सेकंड, रूरल फॉरेस्ट्री इट लेज एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। मीन्स रूरल फॉरेस्ट्री से हमारा मतलब है गांव में फॉरेस्ट को डेवलप करना। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि एक ही लैंड पर ट्रीज और क्रॉप्स को साथ साथ ग्रो करना। ऐसा करने से बेकार लैंड का भी यूज हो जाता है और इसका रिजल्ट ये है कि हमें फूड, फोडर यानी पशुओं का खाना, फ्यूल, टिम्बर और फ्रूट्स एक साथ मिलते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इसका मतलब है पब्लिक या कम्युनिटी लैंड पर ट्रीज को ग्रो करना, जैसे कि विलेज पैस्चर्स, टेम्पल लैंड, रोड साइड, कैनल बैंक्स, रेलवे स्ट्रिप्स, स्कूल्स के आसपास ट्रीज को प्लांट करना। इसका एम है पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना, क्योंकि लैंडलेस लोग यानी जिनके पास लैंड नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके वुड, फोडर, फ्यूल का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आते हैं फार्म फॉरेस्ट्री पर। Farm forestry is a term applied to the process under which farmers grow trees for commercial and non-commercial purposes on their farmland। Means farm forestry का मतलब है कि farmers अपनी जमीन पर ट्रीज उगाते हैं। ये ट्रीज 2 तरह के पर्पसेस के लिए ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल पर्पस, जिसमें ट्रीज को बेचकर पैसा कमाया जाता है, जैसे कि टिम्बर, फ्यूल वुड या पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड, नॉन कमर्शियल पर्पस, जिसमें ट्रीज अपने यूज के लिए उगाए जाते हैं, जैसे कि छाया यानी शेड के लिए, फॉडर फॉर एनिमल्स, फ्यूल वुड फॉर कुकिंग या एनवायरनमेंट के लिए। इसको प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट्स में फार्मर्स को फ्री सीडलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे भी देते हैं। ये मेनली स्मॉल और मीडियम फार्मर्स के लिए होते हैं, जिससे वो इजिली अपने खेतों में या आसपास ट्रीज को उगाना स्टार्ट कर सकें। फार्म फॉरेस्ट्री में सिर्फ खेतों के अंदर ही ट्रीज नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि उन जगहों पर भी ग्रो किए जा सकते हैं जहां नॉर्मली जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स के मार्जिन्स यानी खेतों के किनारों वाली जगह, ग्रासलैंड्स और पैस्चर्स, चारगाह या घास वाले एरियाज जहां एनिमल्स को ग्रेज किया जाता है।
घर के आसपास की जगह यानी बैकयार्ड या ओपन लैंड, काउ शेड्स के आसपास वाली लैंड, इस तरह के ट्री प्लांटेशन से फार्मर्स को फायदा भी होता है और इन्वायरमेंट को भी, क्योंकि ये ग्रीनरी इंक्रीज करता है, सॉइल और वाटर को कंजर्व करता है और एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी बन जाता है। तो ये था सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। तो अभी तक हमने जाना फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, अब जानते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। आपने कभी ना कभी जू को जरूर विजिट किया होगा, जहां आपने एनिमल्स और बर्ड्स को पिंजरों में बंद देखा होगा, बट असली वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरियाज में होती है। और इंडिया वाइल्ड लाइफ का एक ग्रेट नेचुरल हेरिटेज है। एस्टिमेट के हिसाब से दुनिया की जितने प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज पूरे अर्थ पर पाई जाती हैं, उनमें से करीब 4 to 5% केवल इंडिया में पाई जाती हैं। पर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है इंडिया का इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया है, और इसका रिजल्ट ये है कि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, और कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जो लगभग एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। बट क्वेश्चन ये भी है कि वाइल्ड लाइफ के इस तरह एक्सटिंक्ट होने के रीजन क्या हैं? तो ऐसा होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मींस इंडस्ट्रीज के आ जाने से फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया गया, और फॉरेस्ट एरियाज के क्लियर होने से वहां रहने वाली वाइल्ड लाइफ भी डिक्लाइन होने लगी। देन लैंड क्लियरेंस, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, रोड, माइनिंग, डैम्स एक्सेट्रा के लिए फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करने से भी वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन होने लगी है। इसके अलावा फोडर और फ्यूल वुड, लोकल लोगों के द्वारा फोडर या फ्यूल वुड के लिए फॉरेस्ट से छोटे टिम्बर को लिया जाता है। इस वजह से भी फॉरेस्ट एरियाज पर प्रेशर बढ़ता है। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल्स, यानी पालतू जानवरों की ग्रेजिंग करवाने से भी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। हंटिंग एंड पोचिंग, पहले जानवरों का शिकार करना एक स्पोर्ट्स था, जिस वजह से बहुत से वाइल्ड एनिमल्स मारे गए। टाइगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिनका डिक्लाइन हंटिंग की वजह से हुआ है। लेकिन अब कमर्शियल पोचिंग होने लगी है, मींस इनलीगल हंटिंग, और ये काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है। टाइगर्स को उनके स्किन और बोन्स के लिए मारना, या एलिफेंट्स को उनके आइवरी टस्क के लिए मारना। लास्ट इज फॉरेस्ट फायर्स। आपने जंगलों में आग के बहुत से इंसिडेंट्स को देखा होगा। इस वजह से भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन होती है। अब वाइल्ड लाइफ को बचाना नेशनल के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इसके जरिए इको टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो अब जानते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक पुराना ट्रेडिशन है। पंचतंत्र की स्टोरीज और जंगल बुक जैसे स्टोरीज हमेशा से ही बच्चों के दिमाग पर असर डालती हैं। इन स्टोरीज के जरिए बचपन से एनिमल्स के लिए लव और रेस्पेक्ट डेवलप होता है। 1972 में एक इम्पोर्टेंट लॉ बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें रूल्स और लॉज बनाए गए कि एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। इस एक्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन, मींस जो एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, उन्हें एक्ट के शेड्यूल में लिस्ट करके लीगली प्रोटेक्ट किया जाए। सेकेंड इज कंट्री के कंजर्वेशन एरियाज को लीगल सपोर्ट देना, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज और क्लोज्ड एरियाज को स्पेशल स्टेटस में डाल देना, ताकि इन जगहों की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। 1991 में इस एक्ट को अमेंड किया गया। इस एक्ट में लॉज को तोड़ने वालों के लिए पनिशमेंट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसमें केवल एनिमल्स ही नहीं, बल्कि कुछ प्लांट्स की स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन के अंदर लाया गया। एज वेल एज इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की कंजर्वेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ के लिए 107 नेशनल पार्क्स और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये डेटा हमें बताता है कि हमारे कंट्री ने नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए काफी बड़े स्टेप्स लिए हैं। मेनली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसका बेनिफिट सिर्फ एनिमल्स को नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन काइंड को मिलता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हर इंडिविजुअल इसकी इम्पोर्टेंस को समझे और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे। फ्लोरा और फौना के इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के साथ मिलकर बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं। प्रोजेक्ट टाइगर,
जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1973 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टाइगर्स के वाइबल पॉपुलेशन को मेंटेन करना, और ऐसा किया गया साइंटिफिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल और एस्थेटिक रीजंस के लिए। मेनली इस प्रोजेक्ट का एम था टाइगर्स के हैबिटेट को नेचुरल हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व करना, जिससे लोगों को एजुकेट भी किया जा सके, साथ साथ उनका एंजॉयमेंट भी हो सके। इनिशियली प्रोजेक्ट टाइगर में लॉन्च किए गए थे 9 टाइगर रिजर्व्स, जो कवर करते थे 16,339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कवर करते हैं 84,487 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 2006 में 1,411 टाइगर से 2020 में 2,967 टाइगर्स का ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में। इसके जरिए उन स्टेट्स को हेल्प किया गया जहां वाइल्ड एलिफेंट्स फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। इसका मेन एम था एलिफेंट्स की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करना उनके नेचुरल हैबिटेट में। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 16 स्टेट्स में। इन प्रोजेक्ट के अलावा भी गवर्नमेंट ने कई और प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया है, जैसे कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ताकि क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन को बढ़ाया और बचाया जा सके। प्रोजेक्ट हंगुल, जिससे कश्मीरी स्टैग को कंजर्व किया जा सके। हिमालयन मस्क डियर कंजर्वेशन, ये एक रेयर और इंडेंजर्ड डियर की स्पीसीज है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो ये तो बात हुई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। अब जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। A biosphere reserves is a unique and representative ecosystem and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO Man and Biosphere Program। Means biosphere एक यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड और कोस्टल एरियाज दोनों को इंक्लूड करता है। ये एरियाज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। इन शॉर्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां एनवायरनमेंट और इंसान के बीच बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च सब इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन पर्पस होता है 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, मींस नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को कंजर्व करना। सेकेंड, डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट, मींस डेवलपमेंट करना बट बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। थर्ड, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मींस वर्ल्ड के सभी कंट्रीज का मिलकर नेचर और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को स्टडी और मॉनिटर करना और उसके लिए मिलकर काम करना। इंडिया में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में रिकॉग्नाइज किया है। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट कुछ इस तरह है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और फॉलो अस ऑन Instagram. The link is given in the description. Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.